नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पुर में। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स का आज होगा पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्या करें देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज होगा पार्ट 3 और पार्ट 3 में क्या देखेंगे? पार्ट 3 में देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो वर्गीकरण है, अर्थशास्त्र जो है उसका जो वर्गीकरण है किस आधार पर है और कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखेंगे। इससे पहले का वीडियो पार्ट 1 जो पार्ट 2 उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया और यहाँ उसको नहीं चर्चा करना, फिर भी वो उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण हम लोग देखेंगे आर्थिक गतिविधि के आधार पर। ठीक है, आर्थिक गतिविधि मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो ये क्रियाविधि होती है, उसके अनुसार से इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में जो मेरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का वीडियो था उसमें भी बता चुके हैं, और इकोनॉमिक्स में यहाँ देखेंगे सेम वही है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी कार्य आते हैं जो कृषि से जुड़ा हो, पर्यावरण से जुड़ा हो। जैसे आप वानिकी कह सकते हैं, कृषि कह सकते हैं, खनन कह सकते हैं। खनन जैसे कि आप कोयला निकालते हैं तो पर्यावरण पर डिपेंड है। तो जो भी मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ वैसा कार्य को खास करके आप इन सभी में से कृषि को मतलब जरूर याद रखेंगे। कृषि, एग्रीकल्चर, खेती। ठीक है, कृषि को जरूर याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर आता है। द्वितीयक क्षेत्र किसेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, जो डिपेंड करता है, उद्योग आता है जो डिपेंड करता है प्राथमिक क्षेत्र पर। द्वितीयक क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है? प्राथमिक क्षेत्र पर। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री, वहाँ पे धातु बनता है, या तो स्टील की जो छड़ है वो स्टील की छड़ बनता है। तो स्टील की जब छड़ बनेगा तो उसके लिए तो उसका जो मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स, जैसे हम कहेंगे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, या फिर अन्य जैसे कि कोयला भी यूज होता है, ठीक है, जलाने के लिए। तो वैसे मेन उसका रॉ मटेरियल होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट छड़ के लिए। तो वो जो हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट वो क्या है? खनन के माध्यम से निकालते हैं। तो वो खनन के माध्यम से निकालते हैं, तो वो खनन के माध्यम से निकालना, ज़मीन से निकालना, वो क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। लेकिन उसी को जब फैक्ट्रियों में ले जाता है और उसको पिघलाने के बाद जब छड़ बनाया गया तो वहाँ पे एक नया मतलब क्या वस्तु बना, छड़ बना, तो उसे लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। तो उद्योग जो आता है वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है सेवा। कैसे सेवा? जैसे कि हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा, हम आपको सेवा दे रहे हैं। आप स्टडी करके जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस जो है, यूपीएससी या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी क्षेत्र में इकोनॉमिक्स है वहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। अगर आप ट्रेन की बात लेते हैं तो ट्रेन में आप क्या करते हैं? उसके लिए किराया देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वह ट्रेन क्या कर रही है? वहाँ किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वह क्या कर रही है? आपको सेवा दे रही है। ठीक है, तो सेवा जो आता है आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, उद्योग जो आपका आता है वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर आता है। तो ये क्या था? गतिविधि के आधार पर था, गतिविधि के आधार पर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, संगठन के आधार पर। ठीक है, एक आपका होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आने बोलेंगे हिंदी में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। देखिए, संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र, वैसे आप नाम से भी समझ सकते हैं, संगठित और असंगठित। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। देखिए, मेरा 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड का नाम गुड्डू है, ठीक है, और एक का नाम मिथिलेश है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और उदाहरण के साथ समझेंगे। एक फ्रेंड का नाम क्या है? गुड्डू है। अगर एग्जाम्पल है उसको आप समझ में आ जाएगा तो फिर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और कभी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक फ्रेंड कौन है? गुड्डू है। एक कौन है? मिथिलेश है। अब ये जो गुड्डू है मेरा फ्रेंड, यह ऑफिस में कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है?
ऑफिस में कार्य करता है। और आपको पता होगा कोई भी ऑफिस हो, चाहे वह सरकारी ऑफिस हो या कोई कंपनी का ऑफिस हो, ठीक है, जैसे कि आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर बड़े बड़े कंपनी है, तो उसके लिए टाइम फिक्स होता है। तो उस ऑफिस में 10 बजे जाते हैं सुबह, और शाम को वापस कितना बजे आता है? 5 बजे। इसके लिए उसको नियमित रूप से प्रत्येक माह वेतन मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुड्डू का, प्रत्येक माह वेतन मिलता है, जो कि एक ऑफिस में काम करता है। ये ऑफिस सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। और उसका भविष्य निधि मिलता है। क्या मिलता है? भविष्य निधि, जिसको हम लोग एक फंड के तौर पर जानते हैं, पेंशन उशन की तरह। वहाँ पीएफ जो कटता है, पीएफ भी कटता, ताकि बाद में उसे पेंशन के तौर पर या स्वास्थ्य के तौर पर उसे पैसा दिया भी जाता है, और बीमा भी उसके लिए किया जाता है उस कंपनी में। और रविवार को सवेतन अवकाश, उसको जो काम करता है गुड्डू, उसको रविवार को सवेतन अवकाश मिलता है। सवेतन का मतलब क्या हुआ? रविवार को जो छुट्टी मिल रहा है उसके लिए भी पैसा मिलता है। आपको पता भी होगा, जैसे सरकारी जॉब वाले होते हैं तो संडे को छुट्टी रहता है, या तो फिर धार्मिक त्यौहार हो गया, बहुत प्रकार के त्यौहार होते हैं अलग अलग धर्मों के लिए, उसमें भी छुट्टी रहता है, तो उसका पैसा नहीं कटता है, उसको भी मतलब मंथली में उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सब वेतन मतलब अवकाश जो मिलता है, लेकिन वेतन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब उस क्षेत्र में उसे नौकरी लगता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब नौकरी लगता है तो उस समय से एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ठीक है, ये हम बात किसका किए थे? गुड्डू का किए थे। एक और मेरा दोस्त है, समझिएगा, इसका नाम मिथिलेश है। अब ये क्या करता है, एक किराना की दुकान में काम करता है। देखिएगा, किराना की दुकान में काम करता है, जनरल स्टोर है, स्टोर की दुकान में काम करता है। वहाँ भी टाइम जाने का उसका कितना बजे है? 9 बजे है। और जो उसका वापसी का टाइम है, जो छुट्टी का टाइम, वह कितना है? 6 बजे है। अब देखिए 6 बजे है तो वह किराना का जो दुकान है 9 बजे 6 बजे। लेकिन यहाँ क्या है, वह अगर लेट से भी जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं किराना का दुकान है तो बंद 6 बजे ही हो, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है या जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है। ठीक है, जैसे कि आप गुड्डू का पहले यहाँ संगठित देखिए, ये गुड्डू का जो एग्जाम्पल लिए, यह एक संगठित क्षेत्र है। वह क्षेत्र उद्यम जहाँ रोजगार की अवधि नियमित हो और सरकार के द्वारा पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड। बड़े बड़े कंपनियाँ, जो प्राइवेट कंपनी होती है, भले उसका मालिक इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, लेकिन उस क्या होता है, गवर्नमेंट से वो पंजीकृत होती है। ठीक है, और उसमें अगर आप काम करते हैं, रोजगार सुरक्षित रहता है। साथ ही आप इसमें सरकारी नौकरी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और जब सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त मतलब क्या कर सकते हैं, उसको रिटायर्ड हो जाता है, तो उसको क्या मिलता है? पेंशन भी मिलता है, क्योंकि उसका पीएफ फंड भी कट रहा था। तो ये एक ऑफिस में कार्य कर रहा था, जाने का फिक्स समय, आने का फिक्स समय, अब भविष्य निधि मिल रहा है, सवेतन छुट्टी मिल रहा है। ठीक है, और नौकरी के समय नियुक्ति पत्र मिला है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मिथिलेश का उदाहरण लेंगे तो इसका आप एक मजदूर का उदाहरण ले सकते हैं। कि किराना की दुकान में काम करता है, तो वहाँ पे किराना की दुकान में काम करते हैं, आप सोचिए वहाँ जब संडे छुट्टी मिलेगा, या किसी फैक्ट्री, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा छोटा मोटा इकाई जहाँ पे काम करते हैं, रेगुलर काम आपको मिलता भी नहीं है। अगर आप संडे को काम पर नहीं जाते हैं, आप फैक्ट्री ही जाएंगे, अगर वो वहाँ पे रेगुलर काम, मतलब क्या कहते हैं, जैसे संडे को छुट्टी रहता है, फैक्ट्रियों में क्या होता है, संडे को छुट्टी रहता है, तो संडे या मंडे जो भी छुट्टी रहता है तो उसका वेतन नहीं दिया जाता। आप जितना दिन कार्य करेंगे उतना ही वेतन दिया जाएगा। साथ ही आपको किसी प्रकार का पीएफ जो कटता है वो नहीं कटेगा, बाद में आपका पेंशन नहीं मिलेगा, फिर जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य बीमा के लिए जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप किसी भी जो छुट्टी होगी, आपका सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, और कोई औपचारिक पत्र नहीं। आप कोई फैक्ट्री में काम करने जाइए तो वहाँ कोई भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। ठीक है, खास करके इसमें क्या आता है, मजदूरी आता है और छोटी छोटी इकाइयाँ आती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड, और ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये था संगठित और असंगठित। इसी प्रकार से आपने यहाँ भी देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, वो लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये तो था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और अब क्या देखेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, देखिए, सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए वैसा कार्य वैसा क्षेत्र जो उसका मेन मालिक अगर कहा जाए, या तो उसको क्या, उस पर जो नियंत्रण होता है, वो सरकार का होता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण का। उसका उद्देश्य क्या होता है,
लोक कल्याण का, याद रखिएगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में आप पढ़े होंगे लोक कल्याण क्या होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसका मालिक कोई व्यक्तिगत होता है, हालांकि रजिस्टर्ड ये भी होती है, लेकिन इसका मालिक क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। जैसे हम बात करते हैं एक सरकारी स्कूल का, एक सरकारी स्कूल का, तो कोई भी सरकारी स्कूल सरकार कहाँ खोलती है, या तो सरकारी स्कूल जैसे आप देखते हैं 5-5 किलोमीटर में, या तो गांव, उस गांव में मतलब खोला जाता है जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी स्कूल खोला जाता है। तो सरकार वहाँ पे स्कूल क्यों खोली, ताकि लोग शिक्षित हो, और जब शिक्षित होंगे तो फिर उसको स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो उसे रोजगार मिलेगी। तो गरीबी, बेरोजगारी और लोगों का कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है। यह आपका आ जाएगा किसमें, पब्लिक सेक्टर में। मुख्य उद्देश्य कल्याण का काम करना होता है, लोगों को शिक्षित करना होता है, उसको बेरोजगार से दूर करना होता है, रोजगार देना होता है। अब यहाँ पे अगर वही स्कूल अगर कोई मतलब क्या कहते हैं पूंजीपति लोग खोलता है, जो पैसा, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो सब खोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रामीण इलाका में खोलने से बचते हैं। वो स्कूल कहाँ खोलेंगे, शहरी इलाका में खोलेंगे, या तो वैसे इलाका में खोलेंगे जहाँ के लोगों का इनकम हो, अच्छा हो, ताकि वो जानते कि वहाँ के बच्चे आएंगे तो हमें पैसा अच्छा होगा, मतलब अच्छा प्राप्त होगा। कुल मिला के अगर कहा जाए तो वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खोलते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, जबकि ये आपका जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर को आप गवर्नमेंट सेक्टर समझ लीजिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर या तो पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य क्या होता है, लोगों का कल्याण करना, ठीक है। तो ये था आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब आगे बात करते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अस्थायी जॉब है, अस्थायी नौकरी है। कोई सरकारी स्कूल में टीचर है तो क्या अस्थायी जॉब है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहा है तो वो कभी भी बंद भी हो सकता है। आप सुनते हैं कि प्राइवेट जब जॉब लगता है तो उसे डर भी लगता है कि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, तो ये डर इसमें बना रहता है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा डर कुछ नहीं होता। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर को पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट से जो स्कूल है, स्कूल चल रहा है तो वो चल रहा है तो उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स के माध्यम से आ रहा है, ड्यूटीज के माध्यम से आ रहा है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार क्या करती है, जनता से टैक्स लेती है और वही टैक्स को क्या करती है, जो भी पब्लिक सेक्टर है उसमें वो खर्च करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो ये व्यक्तिगत चीज़ है, तो जो 2-4 आदमी अपना मिल के शेयर क्या करते हैं, शेयर लगाकर उसे खोलते हैं, अगर अकेले सक्षम नहीं होते, लेकिन उद्देश्य इसका लाभ कमाना होता है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो पेंशन मिलता है, ठीक है, डीए मिलता है, जिसको महंगाई भत्ता भी कहते हैं, या तो फिर बहुत प्रकार का अलाउंसमेंट मिलता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। और अगर मिलता भी है तो बहुत कम, 10%, 15% ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जो प्रमोशन होता है, आप देखे होंगे गांव घर के स्कूल में कोई टीचर अगर बहुत दिनों तक पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल हो गया, तो उसका प्रमोशन होकर क्या बन जाते हैं, वो हेडमास्टर बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन होने के लिए क्या देखा जाता है कि वो कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं, उनका एजेड हो गया, उम्र हो गया। अगर बहुत दिनों से कोई डीएसपी के रूप में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करे, या फिर क्या कर सकते लगातार उस पद में, तो वहाँ से भी वो क्या करते हैं, डीएसपी से ऐसे प्रमोशन हो जाता है। ये होता है किसमें, पब्लिक सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उम्र को देखकर मतलब किसी का प्रमोशन नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में ये देखा जाता है कि उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका स्किल कैसा है, स्किल कैसा है, उसका कार्य करने का ढंग कैसा, उसके कार्य से कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है। कंपनी अपने फ़ायदे के अनुसार क्या करती है, किसी को यहाँ पर प्रमोट करती है। तो ये आपका था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इधर आपने देखा संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। इसके पहले आपने देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो ये अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण था अलग अलग आधार पर। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम क्या बताएं, जॉब। जॉब का मतलब एक तरह से आपका कार्य हो गया, काम हो गया, नौकरी हो गया। तो जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती है, कहीं ना कहीं वो पैसा से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं पैसा से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं क्या, आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। तो जॉब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितने प्रकार का जॉब होता है और उसको किस नाम से जाना जाता है और कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब। ये क्या होता है, गोल्ड कॉलर जॉब में उसको शामिल किया जाता है जो हाईली स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड
कहने का मतलब है एक उच्चतर स्किल, बहुत ज़्यादा उसमें ज्ञान की बात हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। तो हाईली स्किल्ड एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। हाईली स्किल्ड जैसे पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाता है। अब कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसके पहले उसको काफ़ी कानून जो होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब कौन हो सकता है? वो हाईली स्किल्ड व्यक्ति ही हो सकता है, पॉलिसी मेकर। तो हाईली स्किल्ड व्यक्ति जो है, जो पॉलिसी मेकर है, वो आपका गोल्ड कॉलर जॉब में आएगा। इसके अलावा डॉक्टर, ये भी हाईली स्किल्ड होते हैं। 4 साल का MBBS करने के बाद 2 साल का MS होता है, उसके बाद 2 साल का MD होता है। और जैसे कि हम बताएं 4 साल का MBBS, उसके बाद 2 साल का MS, उसके बाद 2 साल का MD, 8 साल एक ही क्षेत्र में एक मतलब क्या करते हैं, स्किल प्राप्त करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन का क्षेत्र हो, चाहे वह सर्जन हो, सिविल सर्जन हो, जो भी हो, ठीक है। तो डॉक्टर आपका आता है किसमें? ये गोल्ड कॉलर जॉब में। इसके अलावा इंजीनियर हो गया, इसके अलावा आपका एडवोकेट हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या है, हाईली स्किल्ड है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब कहेंगे। आप एग्जाम्पल आज भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आपको याद रखना होगा संबंधित पॉइंट कि गोल्ड कॉलर हाईली स्किल्ड, गोल्ड कॉलर में हाईली स्किल्ड आता है। चलिए अब आगे देखते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब किसे कहेंगे? ये स्किल भी हो सकते हैं और अनस्किल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्किल भी हो सकते हैं और अनस्किल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे घर बनाता है, तो घर बनाने वाले जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईंट उट को लगाता है, फिर थोड़ा प्लस्तर करता है, तो थोड़ा बहुत स्किल होता है, थोड़ा बहुत उसमें टैलेंटेड रहता है। क्योंकि मिस्त्री और लेबर जो होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। तो मिस्त्री जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्किल्ड होता है, जानकार होता है, ठीक है। तो ये स्किल भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ जो मजदूर काम कर रहा है वो क्या है, उसमें कोई स्किल नहीं है, बस सामान उठा रहा है, दे रहा है, एक सहयोग की तरह काम कर रहा है। तो इसमें स्किल भी आता है, थोड़ा कम स्किल का, हाईली स्किल, कम स्किल, और अनस्किल दोनों भी आता है। मजदूर आप ले सकते हैं, छोटा मोटा मिस्त्री भी ले सकते हैं, जैसे वायरिंग का काम करता है उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लू कॉलर जॉब। इसके अलावा बात करते हैं ग्रे कॉलर जॉब, ठीक है। ग्रे कॉलर जॉब इसमें किसको शामिल किया जाएगा? जॉब आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि कहने का मतलब है रिटायरमेंट के बाद अगर कार्य कर रहा है। कुछ लोग का रिटायरमेंट होता ही नहीं है, अगर बता दिया जाए तो रिटायरमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। या तो रिटायरमेंट के बाद भी उसे काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रे कॉलर जॉब कहेंगे। जैसे आप डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर आप देखें, डॉक्टर आपका गोल्ड कॉलर जॉब में भी आ गया, तो ऑप्शन के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। आप डॉक्टर का क्या रिटायरमेंट होगा, आप समझिए। वो जितना ज़्यादा उसका उम्रदराज होता है 60-65, उतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसका रिटायर तो होता ही नहीं है। इसके अलावा IT प्रोफेशनल लेंगे। IT प्रोफेशनल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो होता है, उसे रिसर्च करते करते काफ़ी एक मतलब स्किल और अनुभव प्राप्त होता है। तो डॉक्टर जो है या तो फिर IT प्रोफेशनल है, तो ये सब का क्या होता है, रिटायरमेंट नहीं होता है, और होता है तो उसके बाद भी वो कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे जॉब को हम लोग ग्रे कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। पिंक कॉलर जॉब समझिए, पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब किसे कहेंगे? जिनका इनकम बहुत कम होता है। समय तो वो देते 12 घंटा 8 घंटा जो होता है, लेकिन इनकम बहुत कम होता है। जैसे कि आप कॉलेज में देखते होंगे, दुआरे पे जो होता है गार्ड उड लगा रहता है, गार्ड लगा गया, पियून हो गया, चपरासी हो गया, आप सब लोग लाइब्रेरियन कह दीजिए, या तो फिर किसी भी होटल में या अन्य जगह में जो रिसेप्शनिस्ट होता है, ठीक है। तो वो सब का क्या होता है, लाइब्रेरियन जो है, गार्ड उड है, उसका वेतन बहुत कम होता है। टाइम वो फुल देते हैं लेकिन वेतन कम होता है। तो जिनका कम वेतन होता है तो उसे रखा जाता है पिंक कॉलर जॉब में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब किसे कहते हैं? तो ग्रीन कॉलर जॉब में जो पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, जैसे कि पौधा लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो पर्यावरण को बेहतर करने के लिए जो कार्य करता है, तो वैसे जॉब को लोग क्या कहेंगे, ग्रीन कॉलर जॉब। हालांकि यहाँ पे ग्रीन है तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। ब्लैक कॉलर जॉब, देखिए ब्लैक कॉलर जॉब किसे कहेंगे? तो जो माइनिंग में काम करता है, खनन में, जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोयला निकालना या फिर अन्य प्रकार का खनिज निकालना। इसके अलावा जो ऑयल इंडस्ट्री में काम करता है, ऑयल तेल इंडस्ट्री में, ठीक है, तो जो खनन के क्षेत्र में जो कार्य करता है, या तो जो ऑयल इंडस्ट्री में कार्य करता है, वैसे जॉब को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक कॉलर जॉब कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वर्ड को समझेंगे और किससे संबंधित है इतना समझेंगे, ठीक है। ओपन कॉलर जॉब, देखिए ओपन कॉलर जॉब क्या होता है, ये क्या होता है, जो वाया इंटरनेट के माध्यम से अपना मतलब क्या करता है, इनकम होता है, जो भी इनकम कमाता है, पैसा कमाता है, जो भी कहिए, ओपन कॉलर जॉब। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं,
हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसा जॉब है? वाई इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो ओपन कॉलर जॉब में जो काम इंटरनेट के माध्यम से होता है वो सब लोग रखते हैं। इसके बाद वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब जो लोग ऑफिस वर्कर होते हैं या तो जो मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे कि जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें देखेंगे मैनेजमेंट करता है, या तो बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, फिर ऑफिस में बिल बनाना होता है, बिल को प्रिंट आउट, ये सब बिल का संबंधित काम, या तो फिर जो ऑफिस में करते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। इसके अलावा है आपका ऑरेंज कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब क्या होता है? जो जेल में जो कैदी होता है, तो जेल में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कैदी जाते हैं उससे वहाँ पे चक्की चलवाया जाता है, या तो बहुत प्रकार का कार्य करवाया जाता है, खेती करवाया जाता है। तो जेल में जो व्यक्ति जाते हैं उसको बैठ के मतलब वैसे नहीं खिलाते, उससे भी वहाँ कार्य करवाया जाता है। तो कैदी लोग जो कार्य करते हैं, चाहे जो भी कार्य करे जेल के अंदर, तो कैदी लोग जो कार्य करते हैं उसे लोग क्या कहेंगे? ऑरेंज कॉलर जॉब कहेंगे। इसके बाद आपका आता है नो कॉलर जॉब। नो कॉलर जॉब में आपका आता है वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, या तो फिर कह सकते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। आप देखते होंगे दीवार में जो पेंटिंग करता है एक से एक, या फिर इसके अलावा कोई जरूरी नहीं कि दीवार में हो, अन्य प्रकार का भी कलाकार तो बहुत प्रकार से हो सकते हैं। तो जो कलाकार होता है या इसके अलावा जो केवल समाज की सेवा कर रहा है, वॉलंटियर है, ठीक है, तो वैसे कार्य को हम लोग क्या रखते हैं? नो कॉलर जॉब में रखते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले का अलग अलग नाम था, इसे आप जरूर याद रखेंगे। इधर हम लोग वर्गीकरण भी देखे। अब क्या देखेंगे हम? वैसे जो पार्ट 1 का वीडियो था मेरा इकोनॉमिक्स का, जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें हम देखे थे क्या क्या पढ़ना है। तो ये वर्गीकरण पढ़े। इसके अलावा उसमें ये था कि हम लोगों को आर्थिक विकास और समृद्धि पढ़ना है। इसके बाद देश का जो इनकम है, राष्ट्रीय आय को पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है कि मतलब एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अब देखेंगे। आर्थिक विकास को देखेंगे, आर्थिक समृद्धि को देखेंगे। देखिए आर्थिक समृद्धि क्या होता है? आर्थिक समृद्धि मतलब क्या कर सकते हैं कि संख्यात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि कर रहा है बट संख्यात्मक, कैसे? मात्रात्मक, ठीक है, संख्यात्मक कर सकते हैं, आपका मात्रात्मक कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले 100 रुपया कमा रहा है और आज 400 कमा रहा है। पहले 100 रुपया कमाता था, आज 400 रुपया कमा रहा है। तो केवल पैसा देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है, ये हम लोग वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। वृद्धि और समृद्धि एक ही चीज़ है। आर्थिक समृद्धि कहेंगे या फिर वृद्धि कहेंगे। वेतन बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि वह खुश है या नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, क्या उसको बिजली सही से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होगा जो लोग आगे देखेंगे। तो वृद्धि जो होगा, संख्यात्मक जो होगा, उसे लोग क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि कहेंगे। और आर्थिक विकास में क्या होता है? विकास में गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन के तहत उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये जो आता है आपका क्या होता है? आर्थिक विकास में देखा जाता है। जैसे दो व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए। एक व्यक्ति आपका 5,000 महीना कमा रहा है, एक व्यक्ति आपका कितना महीना कमा रहा है? 5,000 महीना कमा रहा है। और एक व्यक्ति 20,000 महीना कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे 20,000 कमाने वाले व्यक्ति को आर्थिक विकास आप केवल पैसा से नहीं कर सकते। 20,000 कमा रहा है लेकिन वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, विलासितापूर्ण अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे शराब पी रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब अच्छे शराब पीते हैं तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और जितना भी कमाया हुआ जो जमा करके रखते हैं, सारा स्वास्थ्य को बचाने के लिए पैसा क्या करते हैं? खत्म हो जाता है और एक तरह से गरीब बन जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ, उसका आर्थिक समृद्धि हो गया। लेकिन यह व्यक्ति 5,000 कमा रहा है और मात्र 500 से 600 रुपया अपने मतलब क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। इसके अलावा अपना स्वास्थ्य पर, अपने से मतलब अच्छे खान पान पर, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो वह पूरी तरह से संतुष्ट है। और वो जो उसका कम जमा कर रहा था वही आने वाले समय में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और वो खुश रहता है। तो ऐसा व्यक्ति को लोग क्या कर सकते हैं? आर्थिक विकास कर सकते हैं। हाँ, कि इसका आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये आपका था आर्थिक। तो इसे व्यक्तिगत तौर पर भी ले सकते हैं और देश के तौर पर ले सकते हैं। जैसे हमारा अगर कोई देश की बात लेते हैं, आप इंडिया ले लीजिए, एक देश इंडिया ले लीजिए और एक देश अमेरिका ले लीजिए, ठीक है। तो इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति का इनकम बढ़ गया है। पहले जितना कमाता आज उसके तुलना मान लीजिए 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन क्या उसको अच्छा मतलब बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है,
स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था है, लोग खुश हैं वहाँ के उस देश के, तो ऐसा सब सभी व्यवस्था अगर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ इंडिया का विकास हो रहा है। और केवल पैसा, सभी लोग केवल पैसा कमा रहे हैं, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना अच्छा स्वास्थ्य, तो लोग क्या कहेंगे कि इंडिया का विकास नहीं हो रहा है, इंडिया का समृद्धि हो रहा है। तो ये आपका था आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। चलिए अब क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, लेकिन इसको आज नहीं देखेंगे, इस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और वह आपका क्या होगा, पार्ट 4 होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ध्यान रहे पार्ट 4 में नेशनल इनकम आएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और कहीं आपको याद नहीं करना होगा, केवल कॉन्सेप्ट जैसे मार्केट प्राइस हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, किसमें डेप्रिसिएशन घटाया जाता है, किसमें सब्सिडी घटाया जाता है, ठीक है, किसमें टैक्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को समझने के लिए पहले कुछ वर्ड को समझेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम को समझेंगे और पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।